तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रणव हेडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके ना। तो जो सबसे पहले इसमें चीज जो हमें समझना है वो ये है कि लिविंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है। ओके, हाउ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे। थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन वहां पे वीडियो क्लियर नहीं था, तो वो हमें वीडियो क्लियर नहीं था, क्या उल्टा आ रहा था। एक मिनट मार कर ओके। तो अगर आप लिविंग सिस्टम को देखेंगे तो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, दैट इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोसेस है इंफॉर्मेशन फ्लो का। ठीक है, डीएनए से डीएनए बन, दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, दिस इज रिफर्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, दिस इज रिफर्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, हमें पता है कि डीएनए जो है इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको आरएनए के ऊपर चूज किया गया एज जेनेटिक मटेरियल। क्यों चूज किया वो भी आगे चैप्टर में आएगा, व्हाई डीएनए इज सेलेक्टेड ओवर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए का काम क्या है? इन सम प्लेसेस दिस आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। कहां पे जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है? इन टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसके अलावा इसका और काम क्या है? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस okay, this RNA acts as component. ठीक है, it acts as structural component. कौन कौन कर रहा है? ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहाँ है? rRNA. It is component of ribosome. Then this RNA acts as messenger, that is mRNA. Okay, then adapter. Okay, तो मैंने आपको बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। जो डीएनए है वो अपना सिंथेसिस खुद करता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। In some cases, RNA can also act as genetic material like tobacco mosaic virus and QV bacteriophage. Then this RNA acts as structural component, that is rRNA. It is part of ribosome.
then it can act as messenger, that is mRNA. Then it can act as adapter molecule, that is tRNA molecule. क्या है रोल आपको पता चलेगा आगे चैप्टर में. Then catalyst. Catalyst का मतलब क्या है कि एंजाइम वाला काम करेगा, राइबोसाइम, ये भी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में. ठीक है, तो ये आरएनए का काम. Then protein, this protein is responsible for expression. Whatever trait you observe or whatever characteristic you observe, that is because of protein produced by a particular gene. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. ये पूरे चैप्टर का ये समरी है. ठीक है, मतलब अब यही धीरे धीरे करके ओपन होगा. डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का पैकेजिंग, व्हाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसके फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, फिर आरएनए का क्या क्या है, कैसे सिंथेसिस होता है, कौन कौन सा फंक्शन है. ठीक है, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है और कैसे एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है. ये पूरा चैप्टर यही है. अगर ये जो बेसिक एक आउटलाइन है, ये पूरे चैप्टर का आउटलाइन है. ठीक है, राइट डाउन. In living organism, two type of nucleic acid is present, that is DNA and RNA. That is DNA and RNA. Hopefully आपको फुल फॉर्म सबको पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, DNA, RNA. It is DNA which mainly acts as genetic material. It is DNA which mainly acts as genetic material. But in some cases, like tobacco mosaic virus, and QB bacteriophage, RNA is genetic material. Next one लिखिए, RNA mainly acts as messenger, structural component, adapter molecule, and in some cases catalyst. ठीक है, लास्ट वर्ड लिखिए, प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन. इसको बना लिए जल्दी से बना ली. प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन. प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन. इसको जल्दी से बने. चलिए, डीएनए. ओके, ना अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. किसके फुल फॉर्म में? अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज आएगा, आरएनए है तो राइबोज आएगा. ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है ना, तो डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, दैट इज, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं.
अरे यार राइबोज एक ही चीज है, राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसे हम लोग लिखते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके ना। अगर हम डीएनए को देखें तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अगर किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डीएनए का लेंथ वैरी करेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी वैरी करेगा। तो राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एटलीस्ट आगे क्या लिखा था मुझे नहीं पता क्या लिखा था, बोर्ड साफ हो गया, अब इतने देर में भी नहीं लिख पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, राइट डाउन, कोई नोट शेयर कर देना यार। ओके, राइट डाउन। डीएनए is polynucleotide chain DNA is polynucleotide chain and the number of nucleotide in a polynucleotide chain and the number of nucleotide in a polynucleotide chain is variable for example in bacteriophage 5x174, for example in bacteriophage 5x174, number of nucleotide is 5386. Number of nucleotide is 5386. In lambda phage, it is 48502. Okay. In E. coli, Escherichia coli, it is 4.6 into 10 raised to power 6 base pair. ठीक है, 5x174, 5 5x, 5 का सिंबल ऐसे ही होता है ना, 5x174, 5x174. ठीक है, in lambda phage it is 48502. In E. coli, it is 4.6 into 10 raised to power 6 base pair. 4.6 into 10 raised to power 6 base pair. And in case of human, it is 3.3. In case of human, it is 3.3 into 10 raised to power 9 base pair. ये डाटा इंसिडेंट है, इसका आप याद रखिए, बाकी याद रहे ना रहे तो चारों को याद रखिए। ठीक है, रेड एंड हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया इसको? ओके, रेड एंड हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ polynucleotide chain, structure of polynucleotide
न्यूक्लियोटाइड ए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो क्या होता है, एक होता है हमारा पेंटोज शुगर, दूसरा हमारा होता है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड के, आपने पहले ही पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्यूरिन जिसमें हमारा आता है ANG, और दूसरा होता है हमारा pyrimidine जिसमें हमारा आता है PCQ। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा पेंटोज शुगर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, एक पेंटोज शुगर हो गया ना। ओके, अब क्या है, जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजनस बेस है, इट इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस पेंटोज शुगर। तो यहां पे हमारा क्या अटैच होगा, नाइट्रोजनस बेस एट फर्स्ट कार्बन, और ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज रिफर्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, दिस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, अब यहां पे ये दोनों जुड़ गया, कौन कौन जुड़ा, दिस पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों जुड़ा। जब ये दोनों जुड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, दैट इज शुगर प्लस nitrogenous base is referred as nucleoside. अब क्या होगा, at fifth carbon position a phosphate group will get PO4 3। ठीक है, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, दिस बॉन्ड इज phosphoester bond, we call it phosphoester bond। तो अब क्या है, ये दोनों के साथ ये भी जुड़ गया। ठीक है, and this resultant structure is nothing but nucleotide। तो ये एक हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, अब अगला जो न्यूक्लियोटाइड होगा, यहां थर्ड पोजीशन में यू विल हैव फ्री OH। ठीक है, अब क्या होगा, अगला ये शुगर आया, यहां पे आपका नाइट्रोजन आया। ठीक है, यहां पे आपका फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट आया। ठीक है, यहाँ पे OH। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट और OH है, थर्ड पोजीशन पे OH एंड फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए फिफ्थ एंड पे ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। ठीक है, एंड थर्ड एंड पे हमारा थर्ड पोजीशन पे क्या है, OH फ्री है, एंड द पोलैरिटी ऑफ चेन इज 5' to 3'। ठीक है, बिकॉज एट फिफ्थ एंड वी हैव फॉस्फेट ग्रुप फ्री
and at 3 end we have OH free. ठीक है, लेकिन जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, its formation always takes place in 3' to 5' direction. Polarity of a polynucleotide chain is 5' to 3', but the formation of phosphodiester bond always takes place in 3' to 5' direction. ये पॉइंट क्लियर है सबको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 3' to 5' बनेगा. पोलैरिटी ऑफ चेन विल बी ऑलवेज 5' to 3'. समझ में आया? तो लिखिए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते. A nucleotide consists of 3 parts. A nucleotide consists of 3 parts. That is pentose sugar, nitrogen base, pentose sugar, nitrogen base, which can be purine or pyrimidine, nitrogenous base, which can be purine or pyrimidine, and phosphate group. And phosphate group. Next one लिखिए. Nitrogenous base is attached to first carbon of pentose sugar, first carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage N-glycosidic linkage, and the resultant structure is known as nucleoside. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. To this nucleoside, a phosphate group gets attached to this nucleoside. A phosphate group gets attached towards the 5' end. Towards the 5' end. Through phosphoester bond. And the resultant structure is known as nucleotide. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Two nucleotides are joined by phosphodiester bond
फॉस्फो डास्टर बॉन्ड and formation of this bond always takes place in 3' to 5' direction, always takes place in 3' to 5' direction. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In a polynucleotide chain, towards the 5' end, pre-phosphate group is present, and towards 3' end, free OH group is present. So polarity of chain is always in 5' to 3' direction. Polarity of chain is always in 5' to 3' direction. ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए, जल्दी से, फटाक से. जनता है कि भाग गई? हो यहीं पे ना? चलो बना लो जल्दी से. चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे समझते बढ़ते हैं. अगर आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखेंगे, इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन. तो किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन है, इट इज फाउंड बाय सुगर एंड फॉस्फेट, and bases projects from this backbone towards outward. और सिंपली बोलते हैं bases project from this backbone. Write down. In a polynucleotide chain, sugar and phosphate forms the backbone, and the nitrogenous base which is attached to the backbone, which is attached to the sugar, and the nitrogenous base which is attached to the sugar projects from backbone, attached to the sugar projects from backbone. ठीक है, लिख लिया सबने? इसका मतलब ये है कि ये सुगर जो है और ये जो फॉस्फेट है,
ये न्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन है, स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका बैकबोन होगा ना, तो ये है। और ये जो बेस जो है, जो शुगर से अटैच्ड है, वो बैकबोन से प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, समझ में आया? चलिए ना, अगर हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देखें तो ये बेसिकली जो मैंने बताया आपको डीएनए का बताया। ठीक है, आरएनए में क्या क्या डिफरेंस होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड में और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, व्हाट डू यू वांट टू से? पहला डिफरेंस ये होता है, इन केस ऑफ राइबो आरएनए, इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। ठीक है, इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट, पहला। दूसरा, एट सेकंड कार्बन पोजीशन, ये जो सेकंड कार्बन पोजीशन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा OH प्रेजेंट होता है। इसका सिग्निफिकेंस भी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, इन आरएनए, इन आरएनए, in place of thymine, uracil is present. In place of thymine, uracil is present. And at second carbon position of sugar, and at second carbon position of sugar, extra OH group is present. Extra OH group is present. Hydroxyl group is present. ठीक है, लिख लिया? इसका सिग्निफिकेंस अभी आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जिसने डीएनए को आइसोलेट किया, सर प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। इन आरएनए at second carbon position, in RNA at second carbon position of sugar, an extra OH group is present. An extra OH group is present. हो गया? लिख लिया? वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग आते हैं डीएनए पे। जो डीएनए सबसे पहले आइसोलेट किया गया था इन 1869, किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने। ठीक है, किससे किया था? फर्स्ट सेल से, घाव वाला फर्स्ट होता है ना, उसके सेल से। एसिडिक सब्सटेंस, और इसका नाम इसने क्या दिया? न्यूक्लिन, NuClein. Pradhan, DNA was first time isolated by, DNA was first time isolated by Frederick Mixture, Frederick Mixture in 1869. In 1869, as an acidic substance, as an acidic substance from pus cell, from pus cell, and he named it nuclein, NuClein. इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना, RICH, ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है, FREDRICH.
as an from first cell as an acidic substance named as nuclein. ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है that was finally proposed in 1953 by Watson and Crick. ठीक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल और डबल हेलिक्स, ठीक है, जिसको आपने बायोमॉलिक्यूल में बीडीएनए भी पढ़ा होगा, पढ़ा ना, बीडीएनए जेड डीएनए पढ़ा होगा ना, बीडीएनए जेड डीएनए वगैरह पढ़ा है ना बायोमॉलिक्यूल में 11th में, कुछ बोलते ही नहीं। हाँ जी, चलिए मैडम, double helical model of DNA, double helical model of DNA was proposed in 1953, was proposed in 1953 by Watson and Crick, by Watson and Crick. तो इनका जो मॉडल था वॉटसन एंड क्रिक का, उसमें मेजर वर्क किसी और लोगों ने किया था, इन्होंने तो बस उसको सारे कंसेप्ट को मिला के मॉडल प्रपोज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन था जिसको डाटा इन लोगों ने यूज किया। एक ग्रुप था जिसका नाम था मॉरिस विल्किंस एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने क्या डेवलप किया, दे डेवलप एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए, ठीक है। एक तो ये ग्रुप था। दूसरा साइंटिस्ट जो था वो था एरविन चार्गर, एरविन चार्गर। ही प्रपोज्ड बेस पेयरिंग रूल। ये बेस पेयरिंग रूल क्या कहता है, ये कहता है कि A will always pair with T by 2 hydrogen bond and G will always pair with C by 3 hydrogen bond, and the amount of purine in DNA is always equal to amount of pyrimidine, ठीक है। ये दो मेजर सोर्स था वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल का, ठीक है। राइट ऑन, their double helical model, their double helical model was based upon, their double helical model was based upon work of various other scientists, work of various other scientists. First लिखिए, Morris Wilkins and Rosalind Franklin, Morris Wilkins and Rosalind Franklin, they developed X-ray diffraction pattern of, they developed X-ray diffraction pattern of DNA, सेकेंड लिखिए, एरविन चार्गर,
who proposed base pairing rule? Erwin Chargaff, ERWIN CHARGAFF, Erwin Chargaff, who proposed base pairing rule. According to this rule, in DNA, A always pair with T. A always pair with T by 2 hydrogen bond, and G always pair with C. G always pair with C by 3 hydrogen bond, and amount of purine is always equal to amount of pyrimidine in DNA double helix. Amount of purine is always equal to amount of pyrimidine in DNA double helix. समझ में आया सबको? Amount of purine is always equal to amount of pyrimidine in DNA double helix. समझ में आया सबको? बिरवानी जी समझ में आया? पक्का? ठीक है? हाँ, अमाउंट ऑफ बॉन्ड की रुचि है. चलिए क्वेश्चन लिखिए. मैडम वन क्वेश्चन. In a DNA molecule, amount of thymine is 32%. Then what would be the percentage of other bases? Then what would be the percentage of other bases? तो थाइमिन 32% है, ए भी 32% हो गया. तो 32 और 32 कितना? 64. बच कितना गया? 36. तो डी और सी क्या हो जाएगा? 18. समझ में आया सबको? थाइमिन इज 32. तो ए कितना हो जाएगा? थाइमिन होता है होगा 32. ठीक है. बच कितना गया? 64 कर तो 36 बच गया. तो जी और सी कितना हो गया? 36 का आधा तो 18%. 18. क्लियर है सबको? ये ऐसे फर्जी क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं, पता? क्लियर है सबको? चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखिए. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
as per base pairing rule given by Erwin Chargaff. How many of the following is correct as per base pairing rule given by Erwin Chargaff? मैंने हाउ मेनी पूछा है, आप एक बता रहे हो। चलो ये बता दो इसमें गलत कौन कौन सा है। थर्ड गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, ओनली थर्ड इज नॉट करेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट। बाकी यूरिन जितना उतना पिरामिडिक उससे भी करके देख सकते हो। ठीक है, एक जितना होगा उतना टी होगा, तो 1 G by C is 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैल्यू। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। A plus B equal to G plus C is not correct। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ एग्जाम में, समझ में आया? ये सबको क्लियर है? ओके, नाउ लेट नेक्स्ट हेडिंग, salient feature of double helical model of DNA, salient feature of double helical model of DNA proposed by Watson and Crick, proposed by Watson and Crick। ठीक है, देख लिया? इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों के चक्कर में फोन बदल लिया है, पैसे खर्च करवा दिया आप लोगों ने। चलिए एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के क्वेश्चन कीजिए बहुत सारे। और मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब मेरे को डाउट भेजे ना तो एक एक क्वेश्चन एक बार में भेजे। अगर 5 क्वेश्चन एक बार भेजोगे ना, मैं स्किप कर दूंगा। एक एक करके भेजते जाओ, मैं आपको आंसर देता जाऊंगा। आप एक बार में मेरे को 10 भेज देते हो, 5 भेज देते हो, और फिर मैं नहीं ध्यान देता। एक एक करके भेजो मेरे को, एक एक करके डाउट भेजो, मैं आपको वो बताता जाऊंगा। एक हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके। ऐसे नहीं कि एक बार में 10 क्वेश्चन भेज दिया तो मैं स्किप कर दूंगा। ओके, थैंक यू।